नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम इस वीडियो में दो कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला है एजाइलम और दूसरा है एक्स्ट्राडिशन, जिसे हम हिंदी में प्रत्यार्पण भी कहते हैं। ठीक है जी। तो एजाइलम में साहब जब आपका परसिक्यूशन हो रहा है आपके अपने कंट्री में, यानी कि आप पर अत्याचार हो रहा है, आपके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे केस में या फिर आपको डर लग रहा है कि हो सकता है किसी कारण से, तो आप दूसरे कंट्री की शरण में जाते हो, उनसे कहते हो कि आप मुझे एजाइलम दीजिए। एजाइलम का मतलब क्या है कि वो कंट्री आपको प्रोटेक्शन देगा, इम्यूनिटी देगा आपके परसिक्यूशन से, जो कि आपके अपने कंट्री में हो रहा था। तो जब कोई दूसरा कंट्री आपको प्रोटेक्शन देता है परसिक्यूशन से, तो उसे हम कहते हैं एजाइलम। ठीक है जी। आपको वो कंट्री अपने टेरिटरी में या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल टेरिटरी में रहने की अनुमति देता है, तो उसे हम कहते हैं एजाइलम। ठीक है जी। अभी एजाइलम कब दिया जाता है? जनरली ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से दिया जाता है। आप किसी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे और वही पार्टी सत्ता में आ गई, तो अब वो जो पार्टी है वो आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है ना, आपको जान का खतरा है अपने ही देश में, तो ऐसे केसेस में आपको एजाइलम दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपने कोई भी ऐसा क्राइम कर दिया है जो कि यूएन प्रिंसिपल के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, आपने कोई इंसानियत के खिलाफ ही कोई ऐसा बहुत बड़ा जो है क्राइम कर दिया है जिसकी कोई सज़ा नहीं है, मतलब कोई माफ़ी नहीं है, तो ऐसे केस में आपको एजाइलम नहीं दिया जाता है। ठीक है जी। तो एजाइलम दो तरीके का होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एजाइलम मांगना आपका अधिकार है, लेकिन देना स्टेट का अधिकार है। ठीक है जी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 14(1) में ये कहा गया है कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू सीक एंड एंजॉय एजाइलम इन अदर कंट्रीज। लेकिन वहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप एजाइलम मांगोगे और अगर कंट्री ने नहीं दिया तो ये आपका अधिकार है और आप इसको क्लेम कर सकते हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। ये पूरी तरीके से दूसरे स्टेट का ही अधिकार है कि वो आपको एजाइलम दे या ना दे। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजाइलम की। ये दो तरीके का होता है। पहला टेरिटोरियल एजाइलम, यानी कि आप जिस कंट्री से एजाइलम मांग रहे हो वो आपको अपनी टेरिटरी के अंदर ही एजाइलम दे दे, रहने की अनुमति दे। फॉर एग्जांपल आप इंडिया से भाग करके लंदन चले गए, तो लंदन अपनी टेरिटरी के अंदर अगर आपको रुकने की इजाज़त दे रहा है कि आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, इंडिया आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो ऐसे केसेस में इसे हम कहते हैं टेरिटोरियल एजाइलम। लेकिन कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं जब कंट्री जो है वो अपनी टेरिटरी के अंदर एजाइलम नहीं दे सकता है किसी कारण से, तो वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एजाइलम भी दे देता है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब ये है, इसको हम डिप्लोमेटिक एजाइलम भी कहते हैं, जो कि टेरिटरी से बाहर दिया जाता है। मतलब लंदन आपको एजाइलम दे रहा है लेकिन लंदन की टेरिटरी के अंदर नहीं, लंदन के किसी वॉरशिप पर या फिर लंदन की किसी एम्बेसी में जो कि दूसरे कंट्री में स्थित है, या फिर लंदन के कॉन्सुलेट्स में, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आपको एजाइलम दिया जा सकता है। हालांकि इस चीज़ पर अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि कौन से वो केसेस होंगे जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में एजाइलम दिया जा सकेगा। तो इसको हम अलग रखते हैं। फिलहाल आप एम्बेसी में आपको मिल सकता है, वॉरशिप्स में मिल सकता है, कॉन्सुलेट्स में मिल सकता है। लेकिन जब हम वॉरशिप की बात कर रहे हैं, यानी कि वो शिप्स जो कि एक कंट्री लड़ने के लिए युद्ध में इस्तेमाल करता है, मर्चेंट शिप्स के ऊपर आपको एजाइलम नहीं मिल सकता। उसका रीज़न ये है कि वॉरशिप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो कंट्रोल अपने कंट्री से ही किए जाते हैं, जो उनका पेरेंट कंट्री है, होम कंट्री है। ठीक है जी। मान लो इंडिया का वॉरशिप है तो इंडिया ही उसको ऑर्डर देगी कि उसको कहाँ पे जाके क्या करना है। लेकिन जो मर्चेंट शिप्स होते हैं जब वो दूसरे कंट्री की टेरिटरी में जाते हैं, तो जिस कंट्री की टेरिटरी में वो हैं उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वो आ जाते हैं और वहीं के रूल्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन ही बदल गया तो एजाइलम कैसे मिलेगा? इसीलिए एजाइलम जो है वो मर्चेंट शिप्स पर नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर एक फेमस केस हुआ था साहब, जूलियन असांग का केस था, उसको समझते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन एडिटर थे जूलियन असांग, उनकी एक वेबसाइट थी जिसका नाम था विकीलीक्स। उसमें उन्होंने यूएसए जो कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उससे रिलेटेड कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर दिया था, जिसकी वजह से यूएसए उनको गिरफ्तार करना चाहता था, उनके ऊपर ट्रायल चलाना चाहता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एजाइलम ले लिया। कहाँ पर? इक्वाडोर में। लेकिन इक्वाडोर ने अपनी टेरिटरी के अंदर उनको एजाइलम नहीं दिया, इक्वाडोर ने अपनी एम्बेसी के अंदर उनको एजाइलम दिया, और वो एम्बेसी जो थी वो लंदन में स्थित थी। तो यहाँ पे 4 कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए हैं साहब एक केस में। वो कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के। एजाइलम कहाँ पर लिया? इक्वाडोर की एम्बेसी में। वो एम्बेसी किस कंट्री में थी? लंदन में। और किस कंट्री के अगेंस्ट उन्होंने क्राइम किया था? यूएसए। तो यहाँ पे 4 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन,
इक्वाडोर और यूएसए, एक ही केस में 4 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे केस में जब यूएसए अगर उनको गिरफ्तार करना चाहेगा तो उसको दबाव बनाना पड़ेगा लंदन के ऊपर भी, और इक्वाडोर से तो परमिशन लेनी ही होगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से एजाइलम के केसेस कई बार कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, जिसका नाम है एक्स्ट्राडिशन, जिसे हम हिंदी में प्रत्यर्पण कहते हैं। यहाँ पर देखो प्रिंसिपल ये है कि अगर आपके कंट्री में किसी व्यक्ति ने गुनाह किया है, लेट्स से हम 2 कंट्री ले लेते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में एक व्यक्ति ने कोई क्राइम किया और वो भाग के ऑस्ट्रेलिया चला गया ताकि उसको सज़ा ना मिले, सज़ा से बचने के लिए। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से कहेगा कि साहब आपके यहाँ पर जो ये व्यक्ति रह रहा है ये हमारा गुनहगार है, इसको हमारे पास भेजिए, हम इसके ऊपर ट्रायल चलाएंगे। और इंडिया पर्टिकुलर रीजंस बता रहा है कि क्यों ट्रायल चलाना है, किस आधार पर चलाना है, और प्रूफ भी दे रहा है। तो ऐसे केस में एक स्ट्रॉन्ग केस बनेगा उस व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि वो एक ऑफेंडर है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि हाँ जी, इंडिया की सरकार से कोई व्यक्ति आए और उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करके ले जाए जो कि एक ऑफेंडर है, और उसके बाद इंडिया में उसके ऊपर ट्रायल चलेगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसी कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। अंग्रेजी में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि टू सेंड अ पर्सन हु मे बी गिल्टी ऑफ क्राइम हु माइट बी लिविंग इन सम कंट्री एंड सेंड टू द कंट्री इन विच ट्रायल हैज़ बीन रिक्वेस्टेड। ठीक है जी। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी कंट्री में रह रहा है, उसने गुनाह किया था किसी दूसरे कंट्री में जो कि उसके ऊपर ट्रायल चलाना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा उस कंट्री में जहां पर वो रह रहा है और वापस ले आएगा और उसके ऊपर ट्रायल चलाएगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन इज द डिलीवरी ऑफ एन एक्यूज्ड और कन्विक्टेड इंडिविजुअल टू द स्टेट ऑन हुज टेरिटरी ही इज एलिजिड टू हैव कमिटेड और टू हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। या तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है या फिर सज़ा ही सुना दी गई है उसको, और इस आधार पर उसको जो है वापस लाया जाता है उस कंट्री में जहां पर उसके ऊपर ट्रायल चलेगा। ठीक है जी। इंडिया में इसके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। इंडिया ने ट्रीटीज़ भी साइन करी हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ साइन करी हैं 43 कंट्रीज़ के साथ, और एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट साइन करे हैं 11 कंट्रीज़ के साथ। तो जब भी इन कंट्रीज़ में एक्स्ट्राडिशन का कोई भी केस होगा तो इंडिया को कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी व्यक्ति को अपने देश में वापस लाने के लिए। ठीक है जी। जैसे कि आपने हाल ही में विजय माल्या का केस देखा, नीरव मोदी का केस देखा। ये लोग क्या करते हैं, कोई स्कैम करते हैं इंडिया में और भाग जाते हैं लंदन में रहने के लिए, ताकि इंडियन गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन ना ले सके, क्योंकि गुनाह किया है इंडिया में तो लंदन तो इनके ऊपर केस चलाएगा नहीं, चलाएगा इंडिया। तो लंदन की इम्यूनिटी जब इनको मिल जाती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि उनको वापस लेके आएँ और उन पर जो भी ट्रायल करना है, जुडिशियल ट्रायल करना है उसको करें, क्योंकि उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट को लंदन में ये स्थापित करना होगा कि ये ऑफेंडर है, और लंदन अथॉरिटी जब तक अलाउ नहीं करेगी तब तक इंडिया जो है कुछ नहीं कर सकता है उनके केसेस में। तो यहाँ पर जहाँ पर आपने ट्रीटी कर रखी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट कर रहा है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली एक्स्ट्राडिशन जो है इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी काम करता है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस क्राइम के लिए एक व्यक्ति को एक्स्ट्राडाइट करवा रहे हो उस कंट्री से जहाँ पर वो रह रहा है, उस कंट्री में जहाँ उसका ट्रायल होगा, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लाने के लिए ये इंश्योर करना होगा कि जिस क्राइम के लिए उसको लाया जा रहा है वो क्राइम पनिशेबल है दोनों ही कंट्रीज़ में। इंडिया में भी पनिशेबल है, लंदन में भी पनिशेबल है। अगर इंडिया और लंदन के बीच में ये एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस चल रहा है, तो मान लो एक व्यक्ति ने किसी ड्रग का इस्तेमाल किया जो कि लंदन में उसका इस्तेमाल पनिशेबल नहीं है, इंडिया में है, तो ऐसे केस में आप उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं करवा सकते हो। ठीक है जी। चाहे वो ड्रग की ट्रेड कर रहा है या ड्रग कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इंडिया में पनिशेबल है, लंदन में नहीं है, तो एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा। दूसरा है रूल ऑफ स्पेशलिटी। रूल ऑफ स्पेशलिटी ये कहता है साहब कि जो रीज़न आपने दिया है जिसके आधार पर आप ट्रायल चलाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि इस व्यक्ति ने ड्रग्स की स्मगलिंग की है जिसके आधार पर हम इसके ऊपर ट्रायल चलाना चाहते हैं और पूरा जो गिरोह है इसके साथ जो काम करने वाला उनको हम पकड़ेंगे, तो ये जो रीज़न आपने बताया है उसी के आधार पर आप जो है उसके ऊपर ट्रायल चलेगा। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कहा तो था कि स्मगलिंग के लिए चलाएंगे, लेकिन आप लेके आए और उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया, डकैती का चार्ज लगा दिया या कोई भी और चार्ज लगा दिया। इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। आगे बात करते हैं साहब कि उसके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट कर सकते हो। जब भी आप
किसी पर्सन को एक्स्ट्राडाइट करा रहे हो तो आपको उसके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। आप उसके साथ कोई भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हो। उसको फेयर ट्रायल दिया जाएगा, उसका प्रॉपर एक लॉयर होगा जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं उन्हें फॉलो किया जाएगा, उसका किसी भी तरीके से टॉर्चर नहीं किया जाएगा। और जो भी मतलब जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी भी व्यक्ति के अपने ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, उन सभी को फॉलो करा जाएगा। ठीक है जी। अगर मान लो आप लंदन से उस व्यक्ति को इंडिया में लेके आए हो, लंदन में कैपिटल पनिशमेंट मान लो नहीं दी जाती है, इंडिया में दी जाती है, तो आप उसको चाहे वो प्रूव भी हो जाए गिल्टी तो भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप उसको लंदन से एक्स्ट्राडाइट करा के लाए हो। और लंदन अथॉरिटीज़ जो है, लंदन गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल पनिशमेंट जो है वहाँ पर बैन कर दी गई है, तो वो उसको नहीं दे सकती हैं, तो आप भी नहीं दे सकते हो। तो इस तरीके के जो रूल्स हैं वो उस पर लागू होते हैं, यानी कि एक्स्ट्राडिशन के बाद भी वो इंसान काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहता है। तीसरा एक क्लॉज है अटेंडेंट क्लॉज। अटेंडेंट क्लॉज कहता है कि जब भी आप एक्स्ट्रेडिशन करा रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप पॉलिटिकल रीजन ना दो जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रेडिशन करा रहे हो, क्योंकि पॉलिटिकल ऑफेंस को एक्स्ट्रेडिशन में वैलिड नहीं मानते हैं। ठीक है जी, एक्स्ट्रेडिशन कांट बी डन फॉर अ पॉलिटिकल ऑफेंस। लेकिन ये कोई पॉलिटिकल ऑफेंस नहीं है कि आपने किसी स्टेट के हेड ऑफ द स्टेट को ही मार दिया या उनके फैमिली मेंबर्स को मार दिया, या कुछ केसेस में आपने किसी गवर्नमेंट के मेंबर को मार दिया। ये कोई पॉलिटिकल ऑफेंस नहीं है, ये प्रॉपर एक मर्डर है और हीनियस क्राइम है, क्योंकि आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी को मारा है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में जाकर के। तो ऐसे केसेस में आप जो है एक्स्ट्रेडिशन करा सकते हो। तो अब तक हमने एजाइलम को भी समझ लिया है, एजाइलम के टाइप्स को भी समझ लिया है और एक्स्ट्रेडिशन को भी समझ लिया है। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।